गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसन भाग 2 से पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये पाठ को पढ़ा था। आज हम इस पाठ का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। इस पैराग्राफ में लेखक को बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते, उसे लगता है इन्होंने अपना नंगधड़क बचपन हिमालय रूपी माता की गोद में बिताया है और फिर बड़ा स्वरूप पाते पाते ये चल पड़ती है सागर के पास। ऐसा सोचते ही लेखक को सागर दामाद और हिमालय ससुर लगता है, यानी हिमालय ने अपनी बेटियां सागर के हाथों में सौंपी हो। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम वेत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना, वो तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियाँ व समतल धरातल पर बहती नदियों को जो भी देखेगा, वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियाँ तो अल्हड़ बच्चियों के रूप में दिखाई देती है। वह मैदानों में बहती नदियाँ अपने आप में मस्त नव यौवना के रूप में सभी को आकर्षित करती है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें ही अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लीड यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी की चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट था तो तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर में तन और मन ताजा प्रतीत होने लगा और लेखक कह उठे कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे तो हृदय प्रसन्न है। सारी खुमारी
अर्थात आलस्य दूर हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता। पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। हे सतलज बहन, तुम्हारी जय हो।